ये 1 साल पहले की बात है। मैं एक पब्लिशिंग हाउस में डेस्क एडिटर थी तब। आई वॉज 29 देन। मेरे बॉस एक शादीशुदा व्यक्ति थे जिनकी उम्र कुछ 40-45 साल की रही होगी। हमारी नौकरी ही कुछ ऐसी थी कि कभी कभी हमें देर रात तक ऑफिस में काम करना पड़ता था। कई बार ऐसा होता था कि मेरे सामने वह औरतों पे बहुत ही भद्दे और गंदे किस्म के कमेंट्स पास करते थे। मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करती थी, पर सहन कर लेती थी। पर वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी हिम्मत भी बढ़ती चली गई। वो बहुत ही अश्लील तरह के पोर्नोग्राफिक स्क्रीन सेवर्स मेरे कंप्यूटर में डाल देते थे, और हर सुबह जब मैं ऑफिस जाती थी तो मेरे मेल कलीग्स इंतजार करते थे कि कब मैं कंप्यूटर खोलूं और कब वो उन तस्वीरों के मजे ले सकें। कभी कभी बॉस बहुत ही गंदे जोक्स डाउनलोड कर लेते थे इंटरनेट पर से और मुझे अपने कैबिन में बुलवाकर वो जोक्स पढ़वाते थे। रोज कोई नई बात हो जाती थी। हालात बर्दाश्त के बाहर होते चले गए थे। मेरे लिए रोज ऑफिस जाना तो एक टॉर्चर हो गया था, और मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी क्योंकि हायर लेवल्स में बहुत ही कम महिलाएं थी। मुझे सब कुछ चुपचाप सहन कर लेना पड़ता था क्योंकि ये नौकरी मेरे लिए एक इकोनॉमिक नेसेसिटी थी। पर एक दिन वो सारी सीमाएं पार कर गए। उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलवाया और उनके टेबल पर एक नंगी लड़की की तस्वीर थी, और उस तस्वीर को दिखाकर उन्होंने मुझसे कहा कि आई वुड लाइक टू सी यू इन योर नेचुरल स्टेट। मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी, और मैं करती भी क्या। नमस्ते, मैं मिसेस गुलाटी हूँ और मैं भी आप ही की तरह एक कामकाजी महिला हूँ। मैं रोज़ काम पर जाती हूँ और लगभग आधा दिन वहाँ पर गुजारती हूँ। इसलिए चाहती हूँ कि मेरी काम करने वाली जगह एकदम सुरक्षित हो, भेदभाव रहित हो और वहाँ मैं इज्जत से अपना काम कर सकूँ। पर क्या ऐसा संभव हो पाता है? आजकल की कामकाजी महिलाओं का सबसे व्यापक एवं आम तौर पर होने वाला अनुभव है कार्यस्थल पर अपने अधिकारियों, साथियों और कभी कभी अधीनस्थों द्वारा होने वाला यौन उत्पीड़न। कोई भी व्यवहार जो यौन या यौनिकता से संबंधित हो और जो इच्छा के विरुद्ध हो रहा हो, उसको अब हम यौन हिंसा के नाम से पुकार सकते हैं या जान सकते हैं। 13 अगस्त 1997 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न के मामले में एक फैसला सुनाया जिसे विशाखा गाइडलाइंस के नाम से जाना जाता है। विशाखा गाइडलाइंस के अनुसार यौन उत्पीड़न में शामिल है शारीरिक संपर्क या छेड़छाड़ करना, यौन संबंधी मांग या आग्रह करना, अश्लील संकेतों वाली टिप्पणियां करना, अश्लील सामग्री या चित्र दिखाना, अश्लील प्रकृति का कोई अन्य अस्वीकार्य शारीरिक, मौखिक या गैर मौखिक आचरण। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग माय डियर। सर प्लीज सर। यार तुम तो बुरा मान गई, तुम तो मेरी बेटी जैसी हो।
The Vishaka guidelines, one of the विशाखा गाइडलाइंस में सबसे महत्वपूर्ण चीज है शिकायत समिति का गठन। किसी भी सरकारी, गैर सरकारी, सार्वजनिक और निजी संस्था में एक शिकायत समिति का होना जरूरी है। इस समिति का प्रमुख किसी महिला को होना चाहिए और समिति की कम से कम 50% सदस्य भी महिलाएं ही हों। समिति में संस्था के बाहर के लोग जैसे किसी गैर सरकारी संस्था के सदस्य भी हो सकते हैं। ये समिति स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। शिकायत का बिना किसी भेदभाव के निपटारा हो। कमेटी उस संस्था के दबाव से मुक्त रहे। समिति अपने कार्यों का लेखा जोखा वार्षिक रिपोर्ट में देगी। इसके अलावा कमेटी को दी जाने वाली सारी जानकारी या सामग्री गोपनीय रहेगी। इसलिए यदि कोई महिला समिति में शिकायत दर्ज कराती है तो उसे इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि बाद में यह सबके सामने उजागर होगा। ये समिति एक समय सीमा में बंधी हुई है। The complaints committee has to also act promptly. It can't just keep a complaint lingering. It has to decide within 6 months of the complaint having been made. The remedy under the guidelines is also time bound. विशाखा गाइडलाइंस के अनुसार नियोक्ता की जिम्मेदारी है कि वे यौन उत्पीड़न को अपराध माने, यौन उत्पीड़न के बारे में नीति बनाएं, उसे प्रचारित करें, सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन करें, शिकायत समिति बनाएं जो समयबद्ध हो और गोपनीयता रखे। उसकी अध्यक्ष व 50% सदस्य महिलाएं हों। गैर सरकारी संगठन समिति में अवश्य हों। पीड़ितों व गवाहों को संरक्षण दें और यदि मामला आपराधिक हो तो पीड़ित की पूरी सहायता करें। आज मैडम को डांट पड़ी सुना। ये और कर भी क्या सकते हैं, इन्हें तो बस बच्चे पैदा करने आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे अगर बताऊं कि अगर मैं कार्यस्थल में काम कर रही हूं और मेरे साथ अलग औरतें हैं और कोई आके सुबह मुझे बोलता है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तो ये जो मेरे साथ मेरे को बताया गया है वो मेरे दृष्टिकोण से यौन हिंसा हो सकता है, पर शायद दूसरे औरतों को लगे नहीं कि ये यौन हिंसा हो रहा है उनके साथ। पर अब जो कानून कहता है वो यही कहता है कि मेरा तो जो दृष्टिकोण है या मेरा जो सत्य है वही माना जाएगा। It's very important that women ये बहुत जरूरी है कि सब महिलाएं जो किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्था में काम कर रही हैं एकजुट हों और आगे आएं। उन्हें अपने संस्था के मालिक पर शिकायत समिति गठन करने के लिए दबाव डालना चाहिए जिससे कि विशाखा गाइडलाइंस का क्रियान्वयन हो सके। Employers to set up such a complaint committee as the guideline in the Vishaka case provides. कर्मचारियों की जिम्मेदारी है कि वे अपने नियोक्ता की यौन उत्पीड़न संबंधी नीति को जानें, शिकायतों को तुरंत शिकायत समिति में दर्ज कराएं, समिति न होने पर गठित करवाने का दबाव डालें, बातचीत करें व सबूत संभाल कर रखें। हीन भावना से ग्रस्त न हो, अपराधी आप नहीं हैं। उत्पीड़क को स्पष्ट कहें या लिखें कि वह बाज आए। यदि आपके साथ यौन अपराध भी हुआ है तो अपनी डॉक्टरी जांच कराएं। आइए अब हम मिलते हैं महिमा से, जो दिल्ली के लाला राम स्वरूप टीबी हॉस्पिटल में एक नर्स हैं। मैं एक नर्स हूँ और LRS टीबी हॉस्पिटल में मैं काम करती हूँ। 17-18 फरवरी 99 को मेरी नाइट ड्यूटी थी, तो रात के 3 बजे के करीब मैं अपना काम कर रही थी और मैं काफ़ी व्यस्त थी अपने काम में।
कि दरवाजे पे किसी ने खटखटाया। मैंने अंदर से पूछा कौन है, तो आवाज़ आई कि मैं डायरेक्टर। मैंने दरवाज़ा खोला, वो बात करते करते मेरे से अंदर आ गए और बोले कि आप यहाँ पे आप ड्यूटी पर हैं? मैंने कहा जी सर। बाकी स्टाफ कहाँ हैं? वार्ड बॉय और स्वीपर। मैंने बताया जी उनके दूसरे वार्ड में भी ड्यूटी है और वो लोग वहाँ पे गए हुए हैं। तो बोले कि आप दरवाज़ा क्यों बंद करके बैठी हैं? तो मैंने कहा सर ये मेल वार्ड है और आधे से ज़्यादा वार्ड जो है वो खाली है। तो वो उनके जस्ट मतलब हाथ के इशारे से मैं उनको बता रही थी कि सर ये मेल वार्ड है और बाकी लोग ऐसे। तो उन्होंने वही हाथ पकड़ करके ऐसे मेरे को अपनी तरफ खींच करके ऐसे पकड़ा। मैंने बहुत मुश्किल से अपने को छुड़ाया और मुझे बहुत गुस्सा आया कि मेरे साथ मतलब ऐसा होगा। सत्तारह 18 फरवरी 99 की इंटरवीनिंग नाइट में LRS इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर ने स्टाफ नर्स महिमा बिष्ट के साथ बदतमीजी की। उसके उपरांत सुबह पुलिस रिपोर्ट हुई और जैसे ही यूनियन को ये बात पता लगी तो यूनियन ने अपना एक कर्तव्य समझा कि सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसा गंदा काम अगर किसी भी व्यक्ति ने किया है तो उसको सजा दिलाने के लिए कम से कम यूनियन को सामने आना चाहिए। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अस्पताल कर्मचारी पंचायत लाला राम स्वरूप इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस ने अपना आंदोलन प्रारंभ किया और 6 महीने तक संघर्ष करते करते संघर्ष जुलाई में अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, जब इस यौन शोषण की शिकार महिमा बिष्ट ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने का निर्णय किया। ये भूख हड़ताल तकरीबन 27 दिन तक चला। 10 दिन तक भूख हड़ताल निर्माण भवन पर चला और उसके उपरांत पुलिस ने अरेस्ट किया। और जो सरकारी तंत्र होता है, जब भी कोई प्रोटेस्ट करो और जो दमनकारी नीति होती है, सरकार ने वो नीति चलाई, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली अस्पतालों की यूनियंस चुप नहीं बैठी और अंततोगत्वा अस्पताल के डायरेक्टर को वहां से ट्रांसफर किया गया। लेकिन जब हम लोग आ गए फिर काफ़ी मतलब हमको राहत मिली और हमें लगा कि हमें शायद जस्टिस मिल गया है करके। लेकिन जब उस सरकार ने और ने देखा कि सब कुछ शांत है, अब सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए, क्योंकि हमारा एक काम पेशेंट्स की सेवा करना भी है, तो काफ़ी टाइम हमें अपने आप को भूलना पड़ता है जबकि हम ड्यूटी पर हैं। और सब लोग अपने काम में लग गए कि भी चलो अब जो हुआ वो भी चला गया है और हमारी जो स्टाफ है उसको भी न्याय मिल गया है, हम लोग अपने अपने काम में लग गए। तो इसका फ़ायदा उठा करके उन लोगों ने फिर से उसको दोबारा से वहाँ पर भेज दिया कि शायद ये लोग अब चुप हो गए, अब कुछ बोलेंगे नहीं। और जब से वो दोबारा से आया फिर से अब आप सोचिए कि मैं कैसे वहाँ पे काम करी। रोज़ मुझे नए नए मतलब धमकियाँ देता है वो, और कभी मीन्स पैसों का लालच भी देता है। अब आप सोचिए कि क्या एक इंसान की, एक लेडी की इज्जत के पैसों से वापस आ सकती है। लेकिन चाहे मैं आज अकेली हूँ, मैं आज भी दृढ़ हूँ और खड़ी हूँ मैं, और कोर्ट में मैंने केस डाला है। मुझे उम्मीद है कि कोर्ट से मुझे इंसाफ मिलेगा और चाहे कुछ भी हो, मैं इसकी ना धमकियों से डरूंगी और ना ही मैं अपने इस जो मैंने ये ठानी इस फैसले को मैं मतलब तोड़ूंगी कि मुझे न्याय मिलना है और मैं लेकर रहूंगी। हालांकि डॉक्टर को अपने पद पर वापस बुला लिया गया है, वो चैन से नहीं बैठ पा रहे हैं, मीडिया से अपनी नजरें छुपाते फिरते हैं और फिलहाल उनके लिए यही सजा है। Hi Romila, Hi, how are you? I'm fine, thank you. तो आज आप मेरे साथ फिल्म देखने चल रही हो ना? तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैं आपके साथ बाहर कहीं नहीं आऊंगी। तो शायद मैं भी आपको बता दूं, मैं आपका प्रमोशन रुकवा सकता हूँ। कभी कभी ऐसे भी होता है कि यौन संपर्क के लिए दबाव या प्रेशराइज किया जा सकता है औरतों को, और ये काफ़ी सिचुएशंस में होते हैं। तरक्की की बात कर लो या कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट की बात कर लो या सिंपली जस्ट वेजेस की भी बात कर लो,
कभी कभी ऐसे हो सकता है कि आपका जो कोवर्कर है या बॉस है बुला के कह सकता है कि तरक्की की बात करनी है तो शाम को कॉफ़ी के ऊपर ही कर लेते हैं या होटल में जाके कर लेते हैं। तो ये भी अब एक अपराध है, कानून कहता है कि ये एक अपराध है और इसको यौन हिंसा माना जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने बाकी क्या परिभाषा दिया है यौन हिंसा के लिए। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी शारीरिक संपर्क जो या तो स्पष्ट रूप से या अस्पष्ट रूप से या जानबूझ के किया जाता हो या अनजान बनकर किया जाता हो उसको यौन हिंसा कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई आके कंधे पे हाथ डाल देता है या कोई हाथ मिलाने की कोशिश करता है या कोई अनजान बन के कॉरिडोर में ब्रश पास कर देता है, तो ये सब जो व्यवहार होता है उसको अब हम यौन हिंसा मान सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अश्लील बातें करना या अश्लील तस्वीरें दिखाना। अब उदाहरण के लिए कभी कभी होता है कि दो लोग जो हमारे साथ ही काम करते हैं खड़े हुए हैं और अपने में ही जोक कर रहे हैं, अपने में ही बातें कर रहे हैं, पर अश्लील तरह की बातें कर रहे हैं और हम भी उसी कमरे में बैठे हुए हैं। तो जब ये सुनाई देता है तो अच्छा नहीं लगता, पर अब जो कानून कहता है वो कहता है कि मेरा हक बनता है कि मुझे एक स्वच्छ और साफ कार्यस्थल मिलना चाहिए जिसमें मुझे नहीं लगे कि जहाँ मुझे कहने का हक हो, जहाँ पे ऐसी बातें हो रही हो मुझे कहने का हक हो कि इसको रोको और इसको बंद करो। यौन उत्पीड़न से महिलाओं पर गंभीर मनोवैज्ञानिक आघात होता है और इससे भी ज्यादा उनके कार्यस्थल पर उनकी स्वतंत्रता एवं स्वाभिमान का उल्लंघन होता है। यही नहीं, इससे उनकी मानवाधिकारों का भी हनन होता है। बार बार होने वाले यौन उत्पीड़न से महिलाओं की कार्य क्षमता व उत्पादकता पर बुरा असर पड़ता है और इससे उनके किसी भी कार्य की भागीदारी में रुकावट पैदा होती है। अतः यह स्वाभाविक है कि महिलाएं अपने कार्यस्थल पर उनके प्रति होने वाली यौन व्यवहार पर चिंतित हों। आइए मिलते हैं जस्टिस सुजाता मनोहर से, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सदस्य हैं। The phenomena of working women is comparatively new in our country. Of course, we have had women working in the agricultural sector and so on for a very long time, but educated women working in लेकिन urban areas, अभी पिछले कुछ समय से ही शहरी क्षेत्रों में पढ़ी लिखी महिलाएं आगे आई हैं और कई पदों पर काम कर रही हैं, लेकिन इन्हें काम देने वालों की संवेदनशीलता का विकास अभी नहीं हुआ है। दुर्भाग्य से इस समय हमारे पास महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित कई शिकायतें हैं। हमने ये पाया कि संस्थाओं के प्रमुख या नियोक्ता उत्पीड़न को लेकर कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये कोशिश कर रहा है कि किस प्रकार हम विभिन्न संस्थाओं में इन गाइडलाइंस को लागू करवा सकें, इन्हें क्रियान्वित करवा सकें। ये बहुत ही मुश्किल है क्योंकि बहुत सारी संस्थाओं को इस समस्या की गंभीरता का अंदाजा ही नहीं है या वे इसे समझना ही नहीं चाहते। इसलिए कई जगहों पर अब तक शिकायत समितियों का भी गठन नहीं हुआ है। हम इस सिलसिले में कई सरकारी संस्थाओं और विभागों के साथ काम कर रहे हैं। सरकार ने कुछ नियमों में फेरबदल किया है, जिसके अंतर्गत अब यौन उत्पीड़न कानूनन अपराध है। इसके चलते अब संबंधित विभाग इन मामलों में अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकते हैं। अब हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह शिकायत समिति का गठन हो, जो कि अनुशासन समिति के रूप में भी कार्य करे, और इसे एक ही जांच में ये पता चल जाना चाहिए कि वास्तव में यौन उत्पीड़न की घटना हुई या नहीं। be constituted in such a manner that it functions also as a disciplinary committee. 26 जनवरी 1950 भारत के संविधान ने हर नागरिक को भेदभाव से मुक्त जीवन का ऐतिहासिक वचन दिया। 25 जून 1993 महिलाओं के खिलाफ हर तरह के भेदभाव उन्मूलन के संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत यानी सीडॉ को भारत सरकार ने स्वीकार किया। आज विश्व के कई देशों में कार्यस्थल को यौन उत्पीड़न से मुक्त रखने के कानून लागू हो चुके हैं। उच्चतम न्यायालय की विशाखा गाइडलाइंस
भारत के महिला आंदोलन की एक बहुत बड़ी जीत है और इसमें जस्टिस सुजाता मनोहर का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब हम मिलते हैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के कुछ डॉक्टर से जिनके साथ ऐसे ही कुछ घटना घटी। उस दिन उन्होंने एक पेशेंट एग्जामिन करते हुए मुझे एक कमरे में बंद कर दिया उस पेशेंट के साथ, और जब बाद में उनसे पूछा गया कि उसकी क्या वजह थी तो उनका जवाब था, आई जस्ट वॉन्टेड टू टीच यू अ लेसन। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता वो हम लोगों को किस तरह का लेसन टीच करना चाहते थे। पिछले 1 साल से कुछ ना कुछ रोज हो रहा था। कभी हमारी फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर, कभी हमारे बर्ताव के ऊपर, कभी हमारे आने जाने के टाइम के ऊपर, हर चीज़ पर कुछ ना कुछ पर्सनल कमेंट थी। और खाली अगर आप उस कमेंट के बारे में सोचें तो शायद वो इतनी खराब ना लगे, पर उसके साथ जो एक स्माइल होती है, उसके साथ जो एक आई जेस्चर होते हैं, आंखें जिस तरह मिलाई जाती हैं, आंखें जिस तरह घुमाई जाती हैं, वो शायद शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। पर जब वो एक साथ सब कुछ देखा जाता है तो वो आपके दिल को रोज लगता है। एंड दीज थिंग्स विल बी टोल्ड ओनली टू द फीमेल स्टूडेंट्स, दे आर नॉट बीइंग टोल्ड टू द मेल स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं है कि वहाँ मेल स्टूडेंट्स नहीं हैं, वहाँ उतने ही मेल स्टूडेंट्स हैं जितने कि फीमेल स्टूडेंट्स हैं। नहीं, पर हम जो टारगेट बनेंगे तो सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स बनेंगे। किसी दिन हमारे एक कोलीग को कहीं ऑर्थो डिपार्टमेंट अपने आप को दिखाने जाना था, तो वो बोलते हैं कि आई कैन गो विद यू, पर इफ़ आई गो विद यू तो लोग सोचेंगे कि मेरे तुम्हारे बीच में कुछ है। अब ये बताइए कि एक प्रोफेसर जो हमारे पिताजी से भी शायद ज़्यादा ही एज के होंगे, अगर इस तरह की बातें करेंगे तो हम लोगों के मन में क्या होगा। हम लोग उनके स्टूडेंट्स थे, उनका हमारे करियर के ऊपर पूरा का पूरा अधिकार था, हक था। उन्हें हमारी थीसिस साइन करनी थी। हर बात में धमकी आ जाती थी, अगर आप ये नहीं करोगे तो आई विल नॉट साइन योर थीसिस। आप मुझे खुश नहीं करोगे तो मैं थीसिस नहीं साइन करूँगा। खुश करने से उनका मतलब क्या था ये कभी उन्होंने साफ लफ्जों में नहीं कहा, पर मुझे बहुत शक है कि जो भी था वो बहुत अच्छा नहीं था। हम 5 लोग थे, रोज सुनते हम लोग भी एक तरह से सोच रहे थे जैसे सभी सोचते हैं कि 3 साल हमें निकालने हैं, निकालते हैं और अपने अपने काम पे जाते हैं आगे। इनसे ना कभी मिलना है ना कुछ बात करनी है। पर एक वक्त ऐसा आया कि जब लगा कि अगर हम ये सब कुछ सहन कर लेंगे, और जिस सोशल स्टेटा को हम लोग बिलोंग करते हैं, हम डॉक्टर्स हैं, हम पोस्ट ग्रेजुएशन करने आए हैं, जो हमने अपने पढ़ाई से अपनी मेहनत से ली है, उन्होंने हमें नहीं दी है, उसके बावजूद अगर हम ये सब सहन करते हैं तो ये गलती हमारी है। महिला डॉक्टर आगे आईं, और न केवल वो आगे आईं बल्कि अस्पताल के डॉक्टर और मेडिकल कॉलेज के छात्र सब ने मिलकर संघर्ष किया। लगभग 10 दिन तक 1996 में मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज बंद रहा, हड़तालें हुई, और उस हड़ताल को, उस सामूहिक संघर्ष को सरकार केवल एस्मा लगवा के ही तुड़वा सकी। उस संघर्ष का नतीजा हुआ कि डॉक्टर के ऊपर केस बना, लेकिन लड़ने वाले छात्रों और डॉक्टरों पर भी केस बना। इसमें यह भी ध्यान देने की बात है कि उन डॉक्टरों के सामूहिक संघर्ष का ही परिणाम था कि केस दर्ज हो सका, और छात्रों और डॉक्टरों पर जो केस बना था वो लगभग 4 साल के बाद सरकार उन केसों को वापस लेने पर मजबूर हुई। डॉक्टर ने भी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, अपना फ़ायदा उठाते हुए तमाम सरकारी अफसरों को बहुत प्रभावित करने की कोशिश करी, और जब उनका ट्रायल चल रहा था कोर्ट के अंदर तो सरकार की तरफ से अर्जी आई कि वो मुकदमे को वापस लेना चाहते हैं। मुकदमा वापसी की सुनवाई के दौरान डॉक्टर ने मजबूर होकर, जब उन्हें ये लगा कि अब लगभग सभी चैनल्स इस्तेमाल हो गए हैं, तो उन्होंने सभी शिकायतकर्ताओं से माफ़ी मांगी। He agreed to give us unconditional apology। वो लिखित में हमें देने को तैयार हो गए कि जो कुछ उन्होंने किया वो गलत था। वो इस बात को मानते हैं कि उन्होंने जो कुछ किया वो गलत था। इस पूरी लड़ाई में जो हम लड़ सके, जो हम इतनी हिम्मत से लड़ रहे थे, वो इसलिए क्योंकि पूरा फैमिली सपोर्ट हमारे पीछे था। माय हस्बैंड वाज सो सपोर्टिव कि मुझसे ज़्यादा शायद उन्होंने काम किया है। अगर आप भी यौन उत्पीड़न की शिकार हैं और आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप इन संगठनों से मदद ले सकती हैं।
ऐसी प्रत्येक घटना हमारी लिंग समानता एवं जीवन व स्वतंत्रता के अधिकार के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन है। किसी भी महिला द्वारा अपने कार्य एवं व्यवसाय का संचालन इस बात पर आधारित होगा कि उसे अपने कार्य संचालन में कितना सुरक्षित वातावरण मिलता है। निसंदेह ऐसा सम्मान एवं सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए एक संवैधानिक नियम एवं सम्मानजनक वातावरण बनाने की आवश्यकता है और उसे क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी हमारी संसद एवं उसकी नीतियां लागू करने वालों पर रहती है। परंतु जब तक महिलाएं स्वयं जागृत होकर संगठित रूप से अपने सहयोगियों के प्रति होने वाले इस उत्पीड़न की लड़ाई में साथ नहीं देंगी, तब तक ये कानून मात्र कागजों पर ही लिखित रह जाएंगे।